हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस फार्मेसी में। जैसा कि हमने अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से हमने कुछ टॉपिक कवर कर दिए थे। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, और हमने दूसरे लेक्चर में कवर करा था एरर्स। हमने स्टार्ट करा था दूसरे लेक्चर में, जिसमें से आपका एरर के सोर्स हो गए थे और एरर्स क्या होती है ये हमने बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा एरर के टाइप्स क्या होते हैं, और इसमें जो अदर टॉपिक होते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होती हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। ये आपका लेक्चर हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, जो कि दोनों बच्चों के लिए सुटेबल है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर। इससे पहले आपने देखा था कि एरर क्या होती है। सिंपली एरर क्या थी हमारी? एरर थी हमारी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन सी थी? जो हमें चाहिए थी। और हमारी ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी थी? जो हमने प्रैक्टिकल करके देखी थी। उन दोनों के बीच के अंतर को, यानी कि ट्रू वैल्यू में से हम ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें एरर मिल जाएगी। एरर क्या होती है? तो अब देखते हैं कि एरर के टाइप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एरर हमारी तीन टाइप की होती है। तीन कौन कौन से टाइप की होती है? पहली होती है हमारी डिटर्मिनेट एरर, दूसरी होती है इनडिटर्मिनेट एरर, और तीसरी हमारी होती है ग्रॉस एरर। अब तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिटर्मिनेट एरर की, डिटर्मिनेट एरर कैसी एरर होती है? एक निश्चित एरर होती है। तो देखते हैं, डिटर्मिनेट एरर को हम निश्चित एरर भी बोल सकते हैं, निश्चित त्रुटि भी बोल सकते हैं, या फिर निर्धारित त्रुटि के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या लिखा? डिटर्मिनेट एरर को हम दूसरे नाम सिस्टमैटिक एरर के नाम से जानते हैं। यानी कि डिटर्मिनेट, जो हमारी डिटर्मिनेट एरर है, उसका दूसरा नाम क्या है? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर जो सिस्टम में चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? व्यवस्थित। व्यवस्थित का मतलब एक ही क्रम में जो होती है, सिस्टमैटिक। सिस्टम बोलते हैं ना, कोई भी काम करो तो सिस्टमैटिक ढंग से करो, यानी कि क्रम से करो। ऐसा नहीं है कि कोई काम इधर कर लिया कोई इधर कर लिया। तो इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक। एरर के नाम से भी जानते हैं, जो क्या होती है हमारी डिटर्मिनेट एरर। और क्या लिखा है? इसे डिटर्मिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कारण, कारण क्या होता है? कोई भी एरर हो जाती है उसका कारण आपको पता होता है। तो वो जो एरर हो जाती है तुम्हें पता है, और तुम्हारी लापरवाही के कारण कोई एरर हो गई, तो इसका क्या मतलब है? उसका आपको कारण पता था ना, क्या की लापरवाही हुई है। तो यही कह रहा है ये, क्योंकि इसका कारण इसका कारण को इंग्लिश में हम कॉज बोलते हैं। यानी जो कॉज होता है वो पता लगाया जा सकता है। जब कोई भी एरर हो रही है, आपको आपने उसका पता लगाया, एरर हो गई, और फिर आपने उसका पता लगाया कि एरर कैसे हुई। तो सिंपली हमने क्या किया? एरर का पता लगाया। और जब एरर हमारे पता चल गई, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? इसे सुधार सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? अगर मान लो आपको पता है कि आपकी लापरवाही से कोई चीज टूट गई, ठीक है, और आपने गलती का, कोई और आया उसने गलती का पता लगाया, अच्छा ये टूट गई हैं चीजें, तो कैसे टूटी? किसकी गलती से टूटी? तो फिर क्या हुआ? उसने पता लगा लिया ना, किसी इंसान के द्वारा, या किसी कैसे भी करके किसी की लापरवाही से वो चीजें गिरी। तो क्या हुआ? उसका आपने पता लगा दिया ना। फिर सुधारेंगे कैसे? अब हम उसे गाइड करेंगे। गाइड करके उसे हम समझाएंगे कि चीजें ऐसे नहीं टूटनी चाहिए, बहुत लॉस हो जाता है। तो वो क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा ना उस चीज में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेट एरर बोलते हैं। ये भी लिखा है पर ये त्रुटियां निश्चित कारणों से होती है, यानी कि निश्चित कारण होते हैं जिसकी वजह से वो एरर होती है। मान लो आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते टाइम आपसे क्या हो जाए, जैसे कि आपने किसी चीज की सब्जी बनाई, उसमें आपने नमक ज्यादा डाल दिया। जो नमक ज्यादा डाला वो एक निश्चित कारण था ना, कि नमक ज्यादा डालने से ही वो एरर हुई। अगर नमक ज्यादा नहीं बढ़ता तो वो एरर नहीं होती। यानी कि एरर का हम पता लगा सकते हैं, और पता लगा के हम उसे सुधार भी सकते हैं। तो वो एरर कैसी होती है? हमारी डिटर्मिनेट एरर होती है।
अब देखो, डिटर्मिनेट एरर को भी हम उनके सब टाइप में बांट देते हैं। तो डिटर्मिनेट एरर को बेसिकली हमने 5 टाइप में बांटा। सबसे पहला है हमारा पर्सनल एरर, दूसरा है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, तीसरा है मेथडिक एरर, चौथा है ऑपरेशनल एरर और लास्ट में है मेजरमेंट एरर। अगर पर्सनल एरर की बात करें तो पर्सनल एरर कौन सी होती है? पर्सनल, पर्सनल में आ रहा है क्या? पर्सन, पर्सन कौन होता है? कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान। तो अगर कोई भी इंसान कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसको करते टाइम उससे गलती हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर। यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे यहाँ पर पर्सनल एरर बोलेंगे। दूसरी कौन सी होती है? इंस्ट्रूमेंटल। आगे क्या वर्ड आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? जो आपके गिलास वेयर हुए, इक्विपमेंट हुए, वो क्या हुए? आपके इंस्ट्रूमेंट हुए ना। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे हुई? किसी भी इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट जो भी हम यूज कर रहे हैं काम करते टाइम, तो वो क्या हो गया? आपका इंस्ट्रूमेंट। उसके द्वारा उसकी वजह से कोई गलती हो जाती है तो हम उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। अब तीसरा कौन सा है आपका? मेथडिक एरर। मेथडिक, मेथड में आगे क्या आ रहा है? मेथड आ रहा है ना। मेथड का क्या मतलब हुआ? मेथड, कोई भी काम करने का एक मेथड होता है ना, एक तरीका होता है। तो जो तरीका होता है आपका, उसमें कोई आप गलती कर देते हैं तो उसे हम मेथडिक एरर बोलते हैं। अगली है हमारी ऑपरेशनल एरर। ऑपरेशनल, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे कि आपको जैसे देखा होगा आपने फौज, फौज में जो होते हैं तो क्या करते हैं? हम एक ऑपरेशन पे जा रहे हैं। ऑपरेशन क्या होता है? एक काम ही होता है, एक काम। जैसे कि काम आपने स्टार्ट किया और खत्म होने के बीच में जो आप प्लानिंग करोगे तो वो क्या कहलाएगी? एक ऑपरेशन ही हुआ ना। एक ऑपरेशन यानी कि मिशन, किसी भी काम करने के मिशन, पूरा मिशन हुआ एक ऑपरेशन। जैसे कि आपने दवाई बनानी है, आपको दवाई बनाने का जो आपका एक मिशन है, कैसे बनेगी, क्या होगा, मतलब एक पूरा ऑपरेशन चल रहा है आपका, एक काम हो रहा है। अगर उसमें कोई गलती हो जाती है उसे हम ऑपरेशनल एरर बोलते हैं। अब लास्ट है हमारी मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट का मतलब मेजर, मेजर मतलब मापना। हिंदी में से हम क्या बोल सकते हैं? मापना। यानी कि अगर कोई भी चीज आप नापते हैं, मापते हैं, तोलते हैं, उसमें जो आप गलती कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंटल एरर। तो आपका ये लिखा हुआ है एग्जाम में, आपको कैसे लिख के आना है तो आप देख सकते हैं। पर्सनल एरर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि। और इसको हम एनालिस्ट एरर भी बोलते हैं। एनालिस्ट कौन होता है? जो हमारा एनालिसिस करता है, यानी कि जो प्रैक्टिकल वगैरह परफॉर्म करता है या फिर ये काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनालिस्ट बोलते हैं। तो ये क्या लिखा है? ड्यू टू केयरलेस और रॉन्ग हैबिट ऑफ एनालिस्ट। यानी कि जो हमारा काम करने वाला इंसान है उसकी लापरवाही से या फिर उसकी गलत आदतों की वजह से क्या होती है? ये एरर हो जाती है। उससे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर। यानी कि देखो लिखा हुआ है, यह त्रुटि प्रयोग करने वाले व्यक्ति, जिसे हम एनालिस्ट बोलते हैं, उसकी लापरवाही या फिर जो गलती है और जो गलत आदतें होती हैं उसमें, उसकी वजह से हो जाती है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में लापरवाही। जैसे कि ऑब्जर्वेशन करने को दिया आपने कि इसको ऑब्जर्व करके देखो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। आपका रिजल्ट कुछ आ रहा है, आप कुछ और बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में गलती कर दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में लापरवाही कर दे रहे हैं। और दूसरा क्या हो गया? रॉन्ग रीडिंग। आप जैसे कि आप टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन में जो ब्यूरेट में जो रीडिंग आती है उसे नोट करने में आप एकदम एक्यूरेट नहीं लिखते, कुछ का कुछ लिखते हो तो वो एरर ही कॉज करेंगे। और क्या हुआ? रॉन्ग मेजरमेंट, आप गलत नाप दे देते हो। माप ना कुछ है, आप कितना 500 ml नापना था और आपने क्या करा? उसे 450 ही कर दिया। तो क्या हुआ? मेजरमेंट में कर दी ना आपने, मापने में। अब अगली हमारी कौन सी थी? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल में क्या बताया? इंस्ट्रूमेंटल को हिंदी में क्या बोलेंगे? उपकरण। उपकरण कौन से होते हैं? जो हम काम करते टाइम जिन भी इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल या उपकरण संबंधी त्रुटि। जैसे कि ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यानी कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं अपनी दवाई बनाते टाइम या प्रैक्टिकल परफॉर्म करते टाइम, तो उसमें क्या आता है? फॉल्ट आ जाता है, यानी खराबी आ जाती है, खराब इंस्ट्रूमेंट जो हो जाते हैं। या फिर इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, जो उनकी एक्यूरेसी होती है ना,
उनका एक्यूरेट बताने की उनकी टेंडेंसी होती है, उसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर हो जाता है पूरा, मतलब सही नहीं बताती है। जो कैलिब्रेशन होता है तो उसकी जो नाप होती है वो सही नहीं होती है, तो उसमें क्या हो जाती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाती है। जैसे हिंदी में भी देखो, यह त्रुटि उपकरण या फिर इंस्ट्रूमेंट की खराबी या गलत कैलिब्रेशन के कारण होती है। जैसे कि बैलेंस मशीन देखी होगी आपने, वो क्या करती है, कभी कभी वो जीरो से स्टार्ट होती है, अब वो जीरो पर ना आकर आपकी एक से स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, एक पॉइंट का पूरा डिफरेंस आ गया ना, तो वो क्या हुआ, कैलिब्रेशन नहीं है ना, उसका नाप उसकी एकदम सही नहीं है, तो क्या होता है, बैलेंस शोइंग रॉन्ग वेट, अगर वो गलत वेट बताते तो ये हमारी एरर हो जाती है। अगली है हमारी मेथडिक एरर। मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधि, काम करने की, यानी विधि संबंधी त्रुटि। जैसे कि ड्यू टू लिमिटेशंस इन मेथडिक प्रोसीजर, यानी कि क्या बोला, ये लिमिटेशन आ जाए, यानी कि हम लिमिट कर दें उस मेथडिक प्रोसीजर को, जो हमारा मेथड है हम उसमें लिमिटेशन कर दिया ना, कमी कर दे, जो पूरा मेथड है उसमें से एक आध स्टेप हमने क्या कर दी, गायब कर दी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने सब्जी बनाने रख दी, तो अब आपने क्या करा, उसमें तेल ही नहीं डाला, ऐसी सारी सब्जी डाल दी, कुछ का कुछ डाल दिया, कहीं पे कुछ डाल दिया, कहीं पे कुछ डाल दिया, यानी कि जो पूरा मेथड था, उसका जो प्रोसीजर चल रहा था, उसको क्या कर दिया आपने, खराब कर दिया पूरा। यानी कि आपने एक सिस्टमेटिक वे में नहीं करा, तो क्या हुआ, मेथड में ये लिखा हुआ है आपका, यह त्रुटि प्रयोग की विधि, जो प्रयोग कर रहे हैं उसकी विधि होता है ना एक, जैसे आप कोई खाना बनाते हैं तो एक उसका पूरा मेथड होता है ना कि कैसे बनता है, आटा लेंगे, आटा लेके नम उसको पानी से गूंथेंगे, तो क्या हुआ, एक मेथड आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने पहले पानी डाल दिया, फिर आटा डाल दिया, फिर रोटियां बना दी, तो ये कोई मेथड नहीं हुआ ना। तो इसमें जो आप गलती कर देते हैं उसे कैसे बोलते हैं, मेथडिक एरर बोलते हैं। जैसे कि आप टाइट्रेशन करते हैं, अगर उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर यूज करने पड़ते हैं, अलग अलग बदल के, अब आप सारी टाइट्रेशन में एक ही टाइप का इंडिकेटर डाल दे रही हो, तो आपकी टाइट्रेशन का रिजल्ट सही नहीं आएगा कभी। तो क्या लिखा है आपका, रॉन्ग इंडिकेटर, यानी कि जो आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ठीक है। और एक का होता है रिएक्शन जो होती है, आप वो उसे पूरी होने से पहले ही खत्म कर देते हो, यानी कि रिएक्शन हमारी जो आधी रह जाए या रिएक्शन कंप्लीट ही ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एक मेथड ही था ना एक पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने तक का। जैसे कि आपने सब्जी बनाने रखी, अब आपने क्या करा, सब्जी ऐसे ही आग पे रखी, मतलब कुकर वगैरह जिसमें बना रहे हैं आप, उसमें थोड़ा सामान डाला और फिर आपने उसको पकने नहीं दिया, उससे पहले ही उतार लिया, तो क्या हुआ, सब्जी बन गई, नहीं बनी ना, पूरी त्रुटि या गलती से भरी हुई सब्जी है आपकी, बनी ही नहीं है सब्जी, कौन खाएगा बताओ। अगला क्या है हमारा, इम्प्योर, जो इम्प्योर रिएजेंट होते हैं, ये इम्प्योर रिएजेंट होते हैं, हम उनका यूज कर लेते हैं। इम्प्योर का मतलब क्या होता है, जो अशुद्ध, जैसे कि आपका जो आपने तेल वगैरह डाला, सब्जी में डालते हैं स्टार्टिंग में, तो वो क्या होता है, आपने गंदा दे लिया, उसमें मट्टी वट्टी पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, तो वो कैसा था, अशुद्ध था ना, अगर उसको हम डालेंगे तो उसकी हमारी जो सब्जी होगी उसमें टेस्ट आ जाएगा, पता नहीं क्या ही टेस्ट आएगा, कोई खाएगा भी नहीं, तो क्या होता है, वो एरर ही हुई ना एक टाइप की। अगला कौन सा है हमारा, ऑपरेशनल एरर। क्या है आपका, ऑपरेशनल एरर। ऑपरेशनल एरर में क्या होता है, ऑपरेशनल को क्या बोलते हैं, प्रचालन। प्रचालन मतलब जो काम हमारा चल रहा होता है उस टाइम पे हम जो गलती कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एरर। लिखा हुआ है, ड्यू टू रॉन्ग ऑपरेशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो हमारा ऑपरेशन होता है वो गलत हो जाए, यानी कि रॉन्ग ऑपरेशन, जो हम काम कर रहे हैं उसमें जो स्टेप्स होती हैं उनमें कोई गलती हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल। जैसे कि लिखा हुआ है, त्रुटि एक्सपेरिमेंट करते समय स्टेप को सही से फॉलो न करने से होती है। अब आपको स्टेप दे दी सारी, उसमें कर दी आपने कमी या फिर गलत स्टेप परफॉर्म कर दी, एक जो पहले करनी थी उसे बाद में कर दिया, बाद में करने की जगह पहले कर दिया, तो क्या करा आपने, जो स्टेप थी उनको सही से फॉलो नहीं करा। तब जब हमारा प्रैक्टिकल या प्रोसीजर चल रहा था, जब जैसे कि सॉल्यूशन को ठीक से ना मिलाना, अब आपने क्या करा, जो आपने जो अपना सॉल्यूशन लिया उसे ठीक से मिलाया ही नहीं, तो क्या होगा, एरर आएगी ना। सॉल्यूशन अगर उसे हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, जैसे चीनी और पानी ले लो, अगर आप उसको सही से मिक्स ही नहीं करोगे तो वो क्या सॉल्यूशन बन जाएगा, कहीं मीठा हो जाएगा, कहीं फीका हो जाएगा, तो सॉल्यूशन आपका इम्प्रॉपर मिक्सिंग न होने की वजह से कैसा हो गया, सही नहीं हुआ। गलत तरीके से ब्यूरेट या प्यूपेट को सही से यूज ना करना।
जो गलत तरीके से हम जो ब्यूरेट पिपेट का यूज कर लेते हैं उसको हम सही से कैसे करेंगे। अब मान लो उसमें आपने पहला प्रैक्टिकल परफॉर्म करा, अब आपने उसको अच्छी तरह से वॉश नहीं करा। स्टेप यही होगी ना कि आप दूसरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करो तो उससे पहले उसे वॉश कर लो। अब आपने वॉश नहीं करा, अब आप उसमें ही काम करने लगे, दूसरी टाइट्रेशन करने लग गए, तो उसमें क्या होगा, एरर आ जाएगी, हमारी रीडिंग गलत आ जाएगी। अब देखो पांचवी कौन सी हमारी, मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट बताया आपने, मापते टाइम ड्यू टू रॉन्ग ऑपरेशन ड्यूरिंग और ड्यू टू रॉन्ग ऑपरेशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। रॉन्ग ऑपरेशन नहीं हुआ यहाँ पे आएगा मेजरमेंट, ड्यू टू रॉन्ग मेजरमेंट। ड्यू टू क्या होगा ये, इसे हटा के ड्यू टू रॉन्ग मेजरमेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। यह त्रुटि मेजरमेंट प्रोसेस में आती है, यानी मापने की प्रक्रिया में आ जाती है। यानी कि जब हम अपना कोई भी माप है, जैसे कि आपने ये लेंथ ले लो, लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर की है। अब आप इसको क्या बता दो, 5.1 5 मान लो, 5.5। अब इसको आप क्या करते, लास्ट वाला जो 5 है वो ना देखो, आप 5 ही बता दो, 5 सेंटीमीटर बोल दो, तो एरर कितने की आ गई, 0.5 की तो आई ना एरर। एरर तो एरर होती है, कितनी की भी आए। और ठीक है, क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में भी, जैसे कि स्केल या उपकरण की गलत रीडिंग लेना और सही यूनिट का यूज न करना, गलत माप ले लें या डेटा लिखने में गलती होना। अब दूसरी हमारी एरर है, वो अब तक क्या पढ़े हमने, ये हमारे क्या से सब टाइप थे, किसके सब टाइप थे, हमारे सब टाइप थे ये, डिटरमिनेट एरर के सब टाइप थे। अब दूसरी हमारी कौन सी थी, इनडिटर्मिनेट एरर। तो अब हम क्या करते हैं, इनडिटर्मिनेट एरर को देखते हैं। तो इनडिटर्मिनेट एरर क्या होती है, आपकी जो इनडिटर्मिनेट एरर होती है वो अनिश्चित त्रुटि बोलती है। पहली कौन सी थी, निश्चित, निश्चित थी, और ये कौन सी है, अनिश्चित। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये त्रुटि अचानक अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। ये त्रुटि हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कोई त्रुटि हो गई। तो वो कौन सी त्रुटि होती है जो आपको पता नहीं चलती और हो जाए, वो होती है इनडिटर्मिनेट एरर, यानी कि किसी निश्चित कारण से नहीं होती है। इनका कोई निश्चित कारण नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे अनियंत्रित कारणों से होती है। जैसे कि टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आना है, कम ज्यादा हो जाए, तो आपको पता चलेगा उसमें, उससे उसकी वजह से एरर हो जाए तो वो क्या हुआ, अचानक ही होगी ना, टेम्परेचर एकदम ज्यादा हुआ, एकदम कम हुआ, तो जो अचानक हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट एरर। देखो इसमें लिखा हुआ है, रिजल्ट कभी ज्यादा तो कभी कम आता है, फिक्स नहीं होता। अगर कभी टेम्परेचर ज्यादा हुआ फिर टेम्परेचर कम हुआ, एक उनका मेंटेन रखने का टेम्परेचर होता है, मेंटेनिंग टेम्परेचर होता है, उससे कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा ना, कभी ज्यादा आ जाएगा तो कभी कम आ जाएगा, तो फिक्स नहीं आएगा ऐसे। ये त्रुटि पूरी तरह से हटाई नहीं जा सकती। ये जो त्रुटि होती है इन्हें हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। और क्या करेंगे, बार बार हम उसको परफॉर्म करके प्रैक्टिकल करते करते उसको क्या करेंगे, कम कर सकते हैं, बट खत्म कभी नहीं कर सकते। तो क्या लिखा हुआ है, सडन टेम्परेचर चेंज, अचानक, सडन टेम्परेचर चेंज, अचानक से जो टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है। या फिर डिस्ट्रैक्शन ऑफ एनालिसिस, यानी कि एनालिस्ट क्या होता है, आपकी अभी बताया था आपको, जो प्रैक्टिकल वगैरह जो काम करता है वो उसे हम एनालिस्ट बोलते हैं। उसके वो थोड़ा भटक जाए काम से। अब तो डिस्ट्रैक्शन के लिए फोन आ गया ना बहुत लोगों के लिए, अब क्या करते हैं, फोन हाथ में चला रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो चांसेस है कि एरर आनी आनी है। अब अब क्या करते हैं हम, अब देखते हैं इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश में क्या से लिख सकते हैं, एरर दैट अकर एक्सीडेंटली विदाउट डेफिनेट कॉज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। इसका मतलब क्या है, एरर, एरर क्या हो रही है, अकर हो रही है, एक्सीडेंटली अचानक से आ जा रही है, विदाउट डेफिनेट कॉज उसका कोई निश्चित कारण नहीं होता, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, एलिमिनेट का मतलब होता है बाहर निकालना, तो हम उस एरर को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सकते। यानी कि हम अपनी जो भी ड्रग वगैरह उसको पूरी तरह से प्योर नहीं बना सकते, जो भी सबस्टेंस वगैरह है। अब इन एरर के अलग अलग नाम होते हैं, पेपर में आपको पूछ सकता है कि रैंडम एरर के बारे में बताइए। तो जो रैंडम एरर कौन सी हुई, इनडिटर्मिनेट एरर होती है, उसी के ये नाम है,
रैंडम एरर, अनएक्सपेक्टेड एरर। रैंडम क्या मतलब होता है? ऐसे ही। रैंडम क्या होता है? ऐसे होता है, ये तो रैंडम है, ऐसे ही चलता फिरता रहता है, भटकता हुआ। कदर नहीं करते ना रैंडम लोगों की। रैंडम लोग क्या कहते हैं? ये रैंडम है, छोड़ो इसे, जाने दो, बकरा है, बकने दो, यही बोल के छोड़ देते ना उसे, रैंडम को। रैंडम को तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। जो रैंडम होते हैं ना, वही आपके लिए बहुत हानिकारक होते हैं, आप उनको रैंडम समझ के छोड़ देते हो। तो दूसरी कौन सी होती है? अनएक्सपेक्टेड, यानी कि हमें पता ही नहीं होता वो चीजें हो जाती हैं, तो वो क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का मतलब अचानक से। एक्सीडेंट कैसे होता है? अचानक से ही होता है ना, जानबूझ के तो होता नहीं है एकदम से, अचानक से हो जाता है। अनसिस्टमेटिक, यानी उनका कोई सिस्टम ही नहीं है, चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई सिस्टम विस्टम से, उनका तो अपना रूल चलता है। और नॉन सिस्टमैटिक का भी मतलब वही है, नॉन सिस्टमैटिक, जो सिस्टमैटिक नहीं है वो क्या हो गया? नॉन सिस्टमैटिक। तो अब इस वीडियो में आप क्या देखा हमने? टाइप ऑफ एरर देखी। टाइप ऑफ एरर खत्म हो चुकी है आपकी, पर एक और टाइप था इसमें, क्या था? ग्रॉस एरर था। ग्रॉस एरर को और देख लेते हैं, आपकी एरर खत्म। ग्रॉस एरर को हम हिंदी में बोलते हैं स्कूल त्रुटि। ये क्या होती है? ये बहुत बड़ी और साफ दिखाई देने वाली गलती होती है, ठीक है। अक्सर एनालिस्ट की बड़ी बड़ी गलती की वजह से हो जाती है, यानी कि उनकी लापरवाही की वजह से वो अचानक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, यानी कि प्रोसीजर, दाल का प्रोसीजर सब्जी पे अप्लाई कर देते हैं, ऐसे समझो। यानी कि जिसका प्रोसीजर होता है उस पर ही ना अप्लाई करके पूरा प्रोसीजर ही चेंज कर देते हैं। यानी कि ये लिखा हुआ है, यानी कि ये बड़ी और स्पष्ट गलती जो अक्सर विश्लेषक की लापरवाही से होती है, यानी कि दिस एरर ड्यू टू लार्ज मिस्टेक कॉज्ड बाय एनालिस्ट नेग्लिजेंस। ये क्या लिखा है? नेग्लिजेंस, वेरी ऑब्वियस एरर। इसका क्या मतलब है? एरर ड्यू टू लार्ज मिस्टेक, जो बड़ी बड़ी गलतियों की वजह से हो जाती है, जो कि एनालिस्ट के द्वारा कॉज होती है। नेग्लिजेंस, वेरी ऑब्वियस एरर। नेग्लिजेंस, वेरी ऑब्वियस एरर, इसको हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। यानी कि जैसे एडिंग रॉन्ग केमिकल, हमने रॉन्ग, गलत केमिकल यूज कर दिया, करना था कुछ, कर यूज कर रहे हैं कुछ, HCl यूज करना था, आप कर रहे हो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब रॉन्ग कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन ही गलत कर दी जल्दबाजी में, तो ये कौन सी होती है? ग्रॉस एरर होती है। ग्रॉस एरर कौन सी होती है? जिनको हम, ये बहुत बड़े लेवल पे गलती होती है, जो बहुत दूर से ही दिखाई दे जाती है, ऐसी गलती होती है, इनको हम बहुत आसानी से सुधार सकते हैं, ठीक है। और हमने कितनी एरर पढ़ी थी? 3 टाइप की एरर पढ़ी थी। डिटर्मिनेट कौन सी होती है? निश्चित एरर होती है, जिनका कारण हमें पता, हम अगर कारण पता करें तो हमें पता चल जाता है, कारण पता करके इन्हें हम सुधार भी सकते हैं। इनडिटर्मिनेट कौन सी हुई आपकी? ये ऐसी एरर होती है जो अचानक से हो जाती है, इनको हम सुधार भी नहीं कर, इनका हम पूरी तरह से इनको अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसमें से पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रॉस एरर आपको बता ही दिया अभी, तो आपकी एरर का टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्या? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब क्या पढ़ेंगे हम? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब देखो, ये एक एक नंबर में आपका आ सकता है, 3 में भी पूछ ले तो कोई भरोसा नहीं है, दोनों को मिला के तो ये आपकी एग्जाम के पर्पज से सही टॉपिक है। अगर आ गया तो आपको एक एक नंबर तो पक्का करा ही देगा, एक एक नंबर में पूछ लिया तो अब देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम हिंदी में शुद्धता बोलते हैं। एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब, एक्यूरेसी का ये मतलब होता है, सिंपली ये समझो, ये सही नहीं होता, जो हमारी एग्जैक्ट यानी ट्रू वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वो वो नहीं होती, उसकी जो नजदीक मान आता है उसे हम एक्यूरेसी बोलते हैं, यानी करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब जो हमारी करेक्ट वैल्यू है उसके थोड़ा क्लोज में आ जाता है आंसर, नियर टू द स्टैंडर्ड वैल्यू। नियर का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी कि वास्तविक मान के निकट जो मान आ जाए उसे हम एक्यूरेसी बोलते हैं। लिखा हुआ है एक्यूरेसी का मतलब है प्राप्त परिणाम, मेजर्ड वैल्यू कितना सही है, यानी ट्रू वैल्यू के कितने पास है। जैसे कि अगर आप देखते हैं, कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया, उसका एक्चुअल वेट मान लो 100 ग्राम है, जैसे कि आप देखो, आपने क्या करा, कोई आपने 100 ग्राम का कोई वेट लिया आपने, ये क्या है आपका? एक वेट है। वेट कितना है? एक्चुअल वेट, यानी कि ये कैसा है?
एक्चुअल वेट है ये क्या है आपका, एक्चुअल वेट है आपका। अगर जो हमारा, अगर हमने बैलेंस मशीन से कोई भी चीज को हम तौल रहे हैं बार बार, तो आपका वेट आ रहा है या तो 99.9 आ जाए या फिर 100.1 आ रहा है। तो ये क्या हुआ, पास में ही है ना आपके 100 के, कितना कम है, 1 पॉइंट कम है। ये कितना, 1 पॉइंट ज्यादा है। तो क्या हुआ, ये नजदीक दिखा रहा है ना, 100 ग्राम के जो नजदीक है, जो नजदीक मान दिखाए। कैसा दिखाया आपको, ये दिखा रहा है आपका नजदीक मान, नजदीक मान दिखा रहा है किसके, जो हमारे, हमारा एक्चुअल वेट था। एक्चुअल मतलब जो वास्तविक मान था। वास्तविक कितना था हमारा, वास्तविक कितना था, वास्तविक था हमारा 100 ग्राम। हमने बार बार तौल के देखा, जैसे कि हमने किसी भी इंसान से लाए कि हमें स्टैंडर्ड वेट दे दो, अगर हम कोई भी चीज तौल रहे हैं तो वो आ रहा है 99.9, 1 पॉइंट तो कम आ जाता है, और 100.1 आ रहा है, यानी कि या तो कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा, पर जो मान होगा वो क्या होगा, नजदीक होगा। तो आ गया आपके समझ में, यही था हमारा। तो ये वही लिखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट मान लो 100 ग्राम है, और बैलेंस अगर हम कर रहे हैं उसका, हमने तराजू से नाप के देख रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 99.9 आ रहा है या फिर 100.1 आ रहा है। तो 100.1 आ रहा है, इसका मतलब नजदीक तो है ना, रिजल्ट एक्यूरेट है, एक्यूरेट ही हुआ रिजल्ट। तो शॉर्ट में कैसे देख सकते हैं, एक्यूरेसी का मतलब करेक्टनेस, मतलब जो कितना सही है, यानी कि क्या दिखाता है, कितनी सही वैल्यू मिली है, जो हमारी सही वैल्यू है उसके कितने नजदीक है मान, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, नजदीक ही होना चाहिए। यानी कि जैसे आप क्लासमेट में, आप अपनी क्लास में बैठते हैं, तो हम क्या देखें, आपके नजदीक, यानी कि आपकी जो बराबर में बैठा है वो कौन है, तो वो जो आपके बराबर में बैठा है उसे क्या बोलेंगे, वो आपके एक्यूरेसी में है, यानी कि आपके एक्यूरेट है। थोड़ा सा कम है कि आपकी सीट पे नहीं बैठा, आपकी जगह पे नहीं बैठा, थोड़ा आपके बगल में बैठा है ना, यही तो डिफरेंस हुआ उसका। तो वहां क्या हुआ, एक्यूरेसी हुई। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख के आ सकते हैं, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू। क्या लिखा है इसका मतलब, एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस मतलब नजदीक, क्लोजनेस का क्या मतलब होता है हिंदी में, ये होता है नजदीक आपका, नजदीक ऑफ अ मेजर वैल्यू, जो नजदीक, मेजर वैल्यू कौन सा हुआ, मेजर वैल्यू जो हम नाप रहे हैं वो हमारी ट्रू या फिर जो हमें चाहिए थी, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड थी, जो हमें एकदम सही वैल्यू थी, उसके कितना नजदीक है। या फिर ये लिख सकते हैं और करके, नियर टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू के जो निकटतम मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। अब दूसरी टर्म है आपकी प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होती है, प्रिसीजन को हिंदी में बोलते हैं सटीकता या फिर पुनरावर्तित क्षमता, या फिर परिशुद्धता भी बोल सकते हैं। ये क्या आती है आपकी शुद्धता, और ये क्या हुई आपकी परिशुद्धता। तो प्रिसीजन का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी। हम कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम रिपीट करके देखेंगे बार बार। तो बार बार जब रिपीट करेंगे, जो हमारे रिपीटेड वैल्यू आएंगी, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो कितने आपस में नजदीक है। तो जो कोई दो वैल्यू है आपकी, मान लो आ, मान लो आपकी ये क्या है, ये आपकी, ये आपकी क्या है, रेजर है, आपकी शॉर्पनर है। अब इनकी हमें लंबाई देखनी है, तो अब क्या करेंगे, ऐसे ही हम बहुत सारे रेजर और शॉर्पनर ले लेंगे, ठीक है, जो बराबर लेंथ वाले होंगे, जो बराबर, हम बार बार इनको नाप के देख रहे हैं, देखो नाप के देखो बार बार, तो क्या हुआ, सेम लंबाई आ रही, हम बार बार देखें नाप के, तो ये कितने सेम आ रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम प्रिसीजन बोलते हैं। आपका प्रिसीजन का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी। देखो लिखा हुआ है आपका, प्रिसीजन का मतलब है, इसको आप एग्जाम से पहले पढ़ोगे इन नोट्स को, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। लिखा है प्रिसीजन का मतलब है बार बार किए गए मेजरमेंट आपस में कितने पास हैं, चाहे वे सही वैल्यू के पास हो या नहीं। ऐसा नहीं है, जो हमारी ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू थी आपकी, ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है,
उससे मैटर नहीं करता। जो आपने एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, जो आपके बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आपकी बार बार वैल्यू आ रही है, वो आपस में कितना नजदीक है, उसी को हम प्रिसीजन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट कितना है 100 ग्राम, और जो हमारी बैलेंस मशीन है हम बार बार उसे नाप के देख रहे हैं, वो 100 ग्राम नाप के कितना आ रहा है, 95.1 आ रहा है, फिर हमने दोबारा देखा 95.2 आया, फिर दोबारा देखा 95 ही आया। तो ये क्या है, आपस में नजदीक है ना तीनों के तीनों। जब हम बार बार नाप रहे हैं तो कभी एक आ रहा है, कभी दो आ रहा है, कभी फिर 95 ही आ रहा है ना, ये .1 में, .2 और .0 में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, आपस में नजदीक है तो 95 ही ना। तो ये दिखा रहा है, तो ये हम क्या कह देंगे, हमारा रिजल्ट क्या है, प्रिसाइज है। वैल्यू आपस में पास पास है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में यही अंतर है आपका। इंग्लिश वालों के लिए, प्रिसीजन इज द क्लोजनेस रिपीटेड मेजरमेंट विद ईच अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रू वैल्यू। क्या लिखा है, प्रिसीजन क्या है, क्लोजनेस है, जो हम रिपीटेड मेजरमेंट है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, विद ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रू वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू के अलावा। इररिस्पेक्टिव का मतलब, रिस्पेक्टिव मतलब ट्रू वैल्यू के मामले में बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ट्रू वैल्यू से इररिस्पेक्टिव है, हम ट्रू वैल्यू के नजदीक की बात तो कर ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपका क्या हुआ, एक्यूरेसी और प्रिसीजन खत्म हो गया। अब हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, हमारा लास्ट टॉपिक। सिग्निफिकेंट के क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा 11 12 क्लास में, कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। अब वो एक डिजिट होती है जो हम मेजरमेंट में यूज करते हैं। जैसे कि आपने कोई नाप ली, उसमें जो आपका मेजरमेंट आया, जो डिजिट आई, उसको क्या करते हैं, हम उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। मतलब एक जैसे पॉइंटों में आ रही है कोई संख्या, हाँ, आपका वेट मशीन बता रहा है 3.678। अब इसको क्या करोगे आप, इसको आप सार्थक बनाओगे, कैसा, मीनिंगफुल बनाओगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा, 35.678 क्या लिख दिया, 678। अब इसको क्या करोगे आप, एक अपनी सुविधा के लिए इसको मीनिंगफुल बनाएंगे, यानी कि इसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी को पता करने के लिए हम इसको मीनिंगफुल बताएंगे, मीनिंगफुल क्या करेंगे, बनाएंगे। दे इंक्लूड ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस द अनसर्टेन डिजिट। ये क्या करती हैं, इनके पास क्या होती है, सर्टेन डिजिट प्लस करते हैं, कुछ डिजिट प्लस करते हैं अनसर्टेन डिजिट में, जो अनिश्चित डिजिट होती है उनमें। लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर वे अंक होते हैं जो किसी मेजरमेंट में उसकी सटीकता यानी प्रिसीजन को दर्शाते हैं, और उसमें कभी निश्चित अंक सर्टेन डिजिट और पहला अनिश्चित अंक अनसर्टेन डिजिट शामिल होते हैं। क्या क्या होते हैं उसमें, सर्टेन डिजिट भी होती है, कुछ अनसर्टेन डिजिट होती हैं, कुछ निश्चित अंक होते हैं, कुछ अनिश्चित अंक होते हैं। और पहला कैसा होता है, निश्चित होता है, और अनिश्चित अंक उसके लास्ट में शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम इसके रूल देख लेंगे, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल क्या है आपका, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का क्या मतलब होता है, नॉन जीरो वो डिजिट होती है जिसमें आपका जीरो ना हो। अगर जिस संख्या में जीरो नहीं है वो हमेशा सिग्निफिकेंट नंबर होगी। जैसे कि 2 3 4, इसमें कोई जीरो दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो इसमें क्या है, 1 2 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और सभी कैसे हैं, नॉन जीरो है, इसमें कोई भी जीरो नहीं है। अब क्या है दूसरा हमारा रूल, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। जो भी हमारा कोई जीरो है वो क्या आ जाए, नॉन जीरो। नॉन जीरो कैसी हो गई, 2 3 4 हमारी क्या थी, नॉन जीरो, नॉन जीरो यानी जीरो को छोड़ के। तो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है नंबर में, जैसे 2 3, उनके बीच में कोई जीरो आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, हम सिग्निफिकेंट मानेंगे उसे। जैसे लिखा है, यदि जीरो दो नॉन जीरो अंकों के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। जैसे कि 2005 में क्या है, 4 अंक हैं सिग्निफिकेंट। कैसे, क्योंकि जो हमारे जीरो आ रहे हैं ना, वो कैसे डिजिट के बीच में आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में। और तीसरा है हमारा, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग का क्या मतलब होता है, जो शुरुआत में जीरो आते हैं ना, स्टार्टिंग में, उन्हीं को हम लीडिंग जीरो बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, आगे जो दशमलव लगा हो या ना लगा हो, अगर आगे जीरो आ रहा है, जीरो जीरो आ रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2 है, 4 और 5।
यानी लीडिंग जीरो, आगे आने वाले जीरो, उनको हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। अगला कौन सा, ट्रेलिंग जीरो, आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर ट्रेलिंग जीरो कौन से होते हैं, जो बाद में आते हैं, दशमलव के बाद में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। तो ट्रेलिंग जीरो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर डेसिमल, अगर आगे आ गया डेसिमल, उसके बाद आ रहे हैं यहाँ पे, कैसे, जो बाद वाले जीरो होते हैं, कोई भी संख्या उसके बाद जो जीरो आते हैं, उससे पहले दशमलव लग रहा होता है, वो होते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारा है ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट आ जाए, यानी ट्रेलिंग जीरो कौन से होते हैं, जो एंड में आते हैं, 2 3 0 0। अब इसमें क्या हुआ, जो जीरो होंगे, ट्रेलिंग जीरो मतलब पीछे आने वाले, उनको क्या करेंगे हम, सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, ये बताता है कि मेजर कितना प्रिसाइज मतलब सटीक है। दूसरा, हम साइंटिफिक कैलकुलेशन जैसे कि जोड़ घटाए गुणा भाग के में सही रिजल्ट जो होता है, परिणाम पाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का पालन करते हैं। शॉर्टकट में जैसे कि शुरुआत के जीरो होते हैं, उन्हें क्या करो, इग्नोर करो, शुरुआत के जीरो हमें काउंट नहीं करने। बीच के जीरो क्या करने, काउंट करने हैं। बीच के जीरो मतलब जो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं। डेसिमल के बाद जो जीरो आ रहे हैं उनको भी काउंट कर लो, जो संख्या के बाद आते हैं। और डेसिमल के बिना अंत में अगर आ रहे हैं तो उनको इग्नोर कर दो। ये आपकी ट्रिक हो गई। अब जीरो काउंट करने की हमने कितनी पढ़ी थी, 3 होती ना, 3 फैमिली में बांटा था, लीडिंग जीरो और कैप्टिव जीरो और ट्रेलिंग जीरो। अब इनको जान लेते हैं क्या होते हैं। लीडिंग जीरो कौन से होते हैं, शुरुआत, जो दशमलव के बाद जो पहले आते हैं, डेसिमल के बाद जो पहले आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जगह पकड़ने के लिए होते हैं, इनका मान मत गिनो। और दूसरा होता है कैप्टिव, बीच वाले शून्य जो बीच में आते हैं, नॉन जीरो के बीच में, उन्हें हम कैप्टिव बोलते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या हुआ, नॉन जीरो डिजिट बीच में आने वाली संख्या हमेशा काउंट होती है। ट्रेलिंग जीरो अंत में आने वाले, अगर दो कंडीशन है आपकी, डेसिमल है और डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल है तो काउंट कर लो, अगर डेसिमल नहीं है तो काउंट मत करो। जैसे कि 2500, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 हो गए। अब इसमें क्या है, डेसिमल है, कैसे है, बाद में है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होगा, 4 हो गए। यानी कि इस ये डेसिमल से डेसिमल लगा हुआ है इसमें। और ये 2.500, इसमें भी डेसिमल है, तो ये इसमें भी 4 हो गए। तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हो गया। टाइप ऑफ एरर देख लिए और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देख लिए। थैंक यू आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए।